गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आपको कुछ महीने पुराना दरअसल में केस याद होगा जब जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगी थी एंड लगभग 15 करोड़ के आसपास को जो कैश था वो उनके घर में देखने को मिला था। कुछ कैश की गड्डियां ऐसी भी थी जो जल गई थी उस इंसिडेंट के अंदर। राइट। अब आप लोग जानते ही होंगे कि इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना जी, उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक इन हाउस पैनल फॉर्म किया था। उसकी फाइंडिंग्स के आधार के ऊपर यह पता लगा कि इनको रिमूव किया जाना चाहिए। उन्होंने रिकमेंड उस पैनल ने यही किया था। पर आप जानते होंगे कि एक जज को रिमूव करने का प्रोसेस तो पार्लियामेंट के माध्यम से ही होता है। तो अब यहाँ पे सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है कि इन जस्टिस को यहाँ पे रिमूव किया जाए। तो एक्चुअली या तो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर मोशन को एडमिट किया जाएगा। अगर लोकसभा में होना है तो यहाँ पर 100 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, और अगर राज्यसभा के अंदर होना है तो 50 मेंबर्स की यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगी। एंड आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है कि एक बार मोशन इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जैसा कि आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, लेट्स से अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, तो यहाँ पर वो एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ ही साथ एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। वो अकॉर्डिंगली 3 महीने के अंदर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फिर अगर उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट में अगर वोटिंग होती है एंड वहां पर इनके अगेंस्ट वोटिंग जाती है दोनों सदनों के अंदर, तब फिर यहां पर इनको हटा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। बट लग ऐसा ही रहा है कि शायद इनको हट जाएंगे। रीजन इसका यही है कि ऑपोजिशन भी साथ में है, सरकार भी हटाना ही चाहती है। तो अगर ये खुद कुछ ना करें तो अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो, अदरवाइज यहाँ पे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, थोड़ा प्रोसेस लंबा है बट डेफिनेटली इनको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। बाकी इसके अलावा आप लोग जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 5 देशों के दौरे के ऊपर हैं। राइट। एंड इनका मेजर पर्पस जो है इन दौरों का, वो कहीं ना कहीं साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना ही है। एंड घाना के अंदर जब प्रधानमंत्री जी को घाना का सबसे हाईएस्ट ऑनर, द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, इनको यहाँ पे मिला। ठीक है, तो बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने साथ ही साथ ये बोला कि ग्लोबल साउथ की वॉइस हम दुनिया के सामने लेके जाना चाहते हैं एंड दुनिया की प्रोग्रेस ग्लोबल साउथ से ही होगी। राइट। दोस्तों, डेट है आज की 4 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप सब मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है साइट्स के बारे में। कई बार हम लोग प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही साइट्स के बारे में चर्चा करते रहे हैं। राइट। दरअसल में इसके 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 1963 में ना एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज यानी कि IUCN की। उस समय एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है ना, बेसिकली साइट्स ड्राफ्ट हुआ था। बट अगर हम बात करें साइट्स फोर्स में कब आया, तो आप ध्यान में रखेंगे 1 जुलाई 1975 को। तो इसके साइट्स के अब 50 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 2025 के अंदर। सो दैट इज वाई साइट्स बिकम इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर साइट्स है क्या। देखो, साइट्स जो है ना, इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर एक तरह का ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। कोशिश ये होती है कि लेट से अगर वाइल्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का ट्रेड हो रहा है ना, इस ट्रेड की वजह से उस पर्टिकुलर स्पीशीज के सर्वाइवल पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। कि आप एक देश से मान लो दूसरे देश किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना, चाहे फोना है चाहे फ्लोरा है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहे हो तो उससे उसको उसके ऊपर खतरा ना बने। दैट शुड बी द फोकस। तो यहाँ पर टोटल 185 पार्टीज देखने को मिल जाएंगी एंड इंडिया ने भी 1976 के अंदर रेटिफाई किया था साइट्स को। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि साइट्स जो है ना वो लीगली बाइंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये नेशनल लॉस को रिप्लेस नहीं करता। ये एक लाइन ऐसी है जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी जैसे इंडिया ने भी अपने यहाँ पे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि साइट्स को इंप्लीमेंट किया जा पाए। अब साइट्स में ना आपको 3 अपेंडिक्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है आपका अपेंडिक्स 1। इसमें वो स्पीशीज होंगी जिनके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे केसेस में ना
ट्रेड केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर ही परमिट है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ट्रेड हुआ इनका बहुत ज्यादा तो उस केस में वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोरिल्ला, सी टर्टल, ठीक है, मोस्टली इनका यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 2 के अंदर है, देखो यहाँ पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा नहीं है, पर ट्रेड को बहुत ही कंट्रोल्ड ढंग से अंदर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैडल फिश, लॉइन, अमेरिकन एलिगेटर्स, ठीक है ना, तो ये आ जाते हैं। अपेंडिक्स 3 के अंदर यहाँ पे वो स्पीशीज आती हैं जो कहीं ना किसी कम से कम एक देश के अंदर प्रोटेक्टेड मानी गई हैं, ठीक है ना, एंड वहां पर भी अगर किसी और देश को वहां से ट्रेड चाहिए तो उस केस में उनको यहाँ पर बाकी और साइड्स पार्टीज के से पूछना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैप टर्टल्स, वॉलरूसिस, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके 3 अपेंडिक्स यहाँ पे बनाए गए हैं, 1, 2 एंड 3। ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है, कौन एडमिनिस्टर करता है इसको साइट्स को, वो यूनेप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। IUCN साथ में यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज यहाँ पे इसके सेक्रेटरीट को प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप सब जानते होंगे, जैसे बाकी जब और जैसे UNFCCC या बाकी और एंटिटीज होती हैं, उनकी भी कॉप ही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो सिमिलरली साइट्स की भी कॉप आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर जो देश होते हैं हर दूसरे तीसरे साल यहाँ पे मिलते हैं। कॉप 3 भारत में हुई थी नई दिल्ली में 1981 के अंदर। अब ये जो मैंने आपको बताया ना अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, तो एक्चुअल में ना आप यहाँ पे इनको ऐड या रिमूव भी कर सकते हो। किसी वाइल्ड लाइफ को ऐड करना है, किसी अपेंडिक्स में हटाना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। पर वो सारे काम कौन करेगा, वो कॉप ही करेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द कॉप, सॉरी आपका साइट्स के द्वारा, जिसमें आपका एक आ जाएगा माइक, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। अब आप लोग जानते होंगे जैसे अफ्रीका, एशिया में बहुत सारे पास्ट में केसेस देखे गए हैं कि एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग की गई है, तो उसको ट्रेस करना, उसको ट्रैक करना, हर चीज को, ये सारे इनिशिएटिव्स आपके साइट्स के द्वारा लिए गए हैं। उसके अलावा ICCWC, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, यहाँ पर आपके साइट्स के साथ साथ इंटरपोल, UNODC, वर्ल्ड बैंक, WCO, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं साथ में आए हैं ताकि इंश्योर ये किया जा पाए कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को हम यहाँ पे इलीगल अगर हो रहा है तो उसको रोका जा पाए। बाकी भारत भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि दुनिया भर की ग्लोबल स्पीशीज का 7 से 8% भारत में ही देखने को मिलता है, तो बहुत ही मेगा डाइवर्स कंट्री आपको देखने को मिलेगी। बाकी दुनिया के जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें से 4 भारत में हैं, हिमालयास, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड संडालैंड, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत भी साइट्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है ना, वो टर्बियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में समझा देता हूँ। देखो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में समझाया था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, वो आप इनके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब ये नहीं है कि ये रेयर हैं। रेयर अर्थ इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है ना, उसलिए इसको रेयर बोलते हैं। बट दीज आर नॉट रेयर। जैसे इंडिया में भी ठीक ठाक मात्रा में आपको रेयर अर्थ मेटल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड चाइना में तो डेफिनेटली है ही है, और भी देशों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रेयर नहीं है, अबंडेंट है, अच्छी खासी मात्रा के अंदर है, पर इनको माइन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली चैलेंजिंग हो जाता है। अब पॉइंट यह था क्या क्या चीज़ें आती हैं रेयर अर्थ के अंदर। देखो एक तो आपको ये जो सामने आपको लैंथेनाइट सीरीज देखने को मिल रही है, ये आपका रेयर अर्थ के अंदर आता है। उसके अलावा स्कैंडियम और येट्रियम जो है, ये सब आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो 15 आपके यहाँ पे लैंथेनाइट्स हैं, एंड स्कैंडियम और येट्रियम आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, तो टोटल आपको 17 देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हैं, जैसे डेंसिटी इनकी काफी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, पर हमें आज फोकस करना है टर्बियम के ऊपर। ये जो है ना, यहाँ पे आपको टर्बियम दिख रहा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। क्यों, वो मैं समझाता हूँ क्यों, बट पहले ये समझो कि टर्बियम है क्या। ये आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक सिल्वरी वाइट मेटल आपको देखने को मिल जाएगा। काफी हार्ड भी होता है और स्टेबल भी रहता है। इवन अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली पता क्या है, ये अपने बाहर एक तरह की ऑक्साइड लेयर बना लेता है। तो वो ऑक्साइड लेयर होने की वजह से ये स्टेबल रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा उतना ज्यादा, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल डाइल्यूटेड एसिड्स की, उनके साथ ये रिएक्ट आराम से कर जाता है, पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ये मतलब उसको डिसॉल्व उसमें नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है, आगे रिएक्शन नहीं हो पा रहा, राइट।
आप नोटिस कर पाओगे रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे आपका वेस्टर्न साइट हो गया, कॉइन एक्सचेंज क्लेज हो गया, उसमें आपका पाया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा ही रेयर है अपने आप में जो टर्बियम है। ठीक है, ये रेयर कह सकते हो। इन जनरल अगर रेयर अर्थ की बात करें तो रेयर नहीं होते, पर ये वाला रेयर है आपका, जैसे थैलियम की तरह ही आपको रेयर देखने को मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि इसका इस्तेमाल आपका ग्रीन लाइट बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे आपके फ्लोरेसेंट लैंप्स हो गया, टीवीज, कंप्यूटर मॉनिटर्स, उसमें आपका ग्रीन लाइट की तरह यहाँ पे मतलब उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर हम इसको आखिर टर्बियम को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। एक्चुअली हुआ पता क्या है, जो IISc बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उन्होंने यहाँ पर एक ग्लोइंग पेपर सेंसर बनाया है जो कि लिवर कैंसर डिटेक्ट कर सकता है। अब पॉइंट ये है कि सर इसका मतलब क्या हुआ। देखो समझना इस बात को, एक ना एंजाइम है यहाँ पे, बीटा ग्लूकुरोनाइडेस। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ये आपका बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, पर अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए ना, तो वो एक बायोमार्कर की तरह आपका बायोमार्कर की तरह काम करता है। बायोमार्कर मतलब क्या होता है, एक इंडिकेटर है बेसिकली। इसका होना, इस बीटा ग्लूकुरोनाइडेस का, इसका ज्यादा मात्रा में होना रेदर इशूड से, ये कहीं ना कहीं बताएगा कि उस इंसान को क्या है, लिवर कैंसर है। तो अभी के समय ना लिवर कैंसर को डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। पर टर्बियम की वजह से, जो इसका मैंने आपको बताया ना, जो इसकी ग्रीन आपको एक तरह से जो ग्रीन लाइट की तरह यहाँ पे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो उसकी फ्लोरेसेंस का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे हमें मदद करेगा इस एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए। और इस एंजाइम का डिटेक्शन कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करेगा कि एक बंदे को लिवर कैंसर है या नहीं। तो लिवर कैंसर की डिटेक्शन करने में आपका टर्बियम बहुत ज़्यादा मदद हो सकता है। ऐसा यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक ग्लोइंग पेपर सेंसर के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया है। क्लियर, तो ये टर्बियम के बारे में बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारी RDI स्कीम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज RDI? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो भारत काफी पीछे है। 0.7% ऑफ GDP के आसपास हम यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। बाकी अपने चाइना हो गया, USA हो गया, इसराइल हो गया, ये 2.5%, 3% या कुछ देश उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं R&D के ऊपर। और क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, देखो R&D इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास ANRF बना हुआ है, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये एक एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था 2023 के अंदर। इनफैक्ट इसको रिकमेंड किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा। अब इसका काम ना यही है कि R&D सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पे इनहेंस कर पाएं, और इसको एडमिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है। तो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना इसकी यहाँ पे जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन को यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है, राइट। और इसको हेड कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं। बाकी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो एजुकेशन है वो यहाँ पर इसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी होते हैं, सेक्रेटरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक CEO भी होता है जिसको बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं ऑफ द रैंक ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी। तो इनका काम यही है कि किस तरह से R&D को यहाँ पे मदद करनी है। ठीक है ना, फंडिंग कहाँ से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स, लोन्स, ये सब जगह से। तो एक्चुअली पता क्या किया गया, अब एक स्कीम बनाई गई है। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसके लिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पे कॉर्पस दिया गया है। अब अंडरस्टैंड करना इसका पर्पस, मैंने आपको बता दिया हमारे पास ANRF है। ठीक है, पर्पस क्या है, R&D बढ़ाना। अब प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चा करे R&D के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और R&D अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो आगे बढ़ पाएगा, नई नई चीजें, इनोवेशन और हो पाएंगी। तो बट पॉइंट ये आता है कि सर ये प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कहाँ से आएगा, R&D करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो इन्होंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए पैसा देंगे, और या तो 0% या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करो, लोन लो, बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो फंडिंग का दिक्कत थी ना प्राइवेट सेक्टर की कि कहाँ से हम R&D पे खर्चा करें, वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एंड फोकस यहाँ पे आपके सनराइज डोमेन्स में रहेगा, जो कहीं ना कहीं अभी छोटे स्केल पे हैं, पर आगे जाके वो सेक्टर बहुत बड़ा बन सकता है। या फिर ऐसे सेक्टर जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर खासकर यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। इससे इनोवेशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ठीक है ना, एंड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे पैसा मिल पाएगा। तो यहाँ पर इनफैक्ट ना जो डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, ठीक है ना, उसको भी फैसिलिटेट कर रहा है।
बेसिकली आपकी जो डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना, एआई और उसके भी जो एडवांस वर्जन हैं, तो उनको भी यहाँ पे मदद मिलेगी। तो जो हमारा एएनआरएफ है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसका गवर्निंग बोर्ड जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, वही यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। बाकी एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी लीड करेंगे, अगर कुछ स्कीम में बदलाव होगा या कैसे कौन कौन से सेक्टर होंगे, वो सारा यहाँ पे वही यहाँ पे काम देखेगा। अब इसमें ना 2 टियर मैकेनिज्म बनाया गया है। एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे आपका एक स्पेशल पर्पस फंड यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा अंडर एएनआरएफ, जो कहीं ना कहीं फंड्स की कस्टडी देखेगा। मैंने बताया ना, इस पर्टिकुलर आरडीआई के लिए क्या है, 1 लाख करोड़, तो वो उसकी जिम्मेदारी है एसपीएफ का मतलब देखना। एंड फिर इसके बाद इसको सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स के पास फंड एलोकेट किया जाएगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर आपके छोटे या कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोन होंगे लंबे समय के लिए, वो यहाँ पे इनको दिए जाएंगे, और खासकर स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो जो पैसा होगा वो यहाँ पे डीप टेक फंड ऑफ फंड को भी दिया जा सकता है, या बाकी और जो फंड जो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम के रिगार्डिंग है, उनको भी दिया जा सकता है। तो सिंपल कहने का पॉइंट ये है कि ये स्कीम देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, इनोवेशन आएगा, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हुई देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं FRI, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। देखो आजकल ना बैंक्स वगैरह के रिगार्डिंग फ्रॉड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किसी भी गलत अकाउंट में पैसा मंगवा लिया जाता है लोगों के, फ्रॉड्स वगैरह बहुत, देर आर सो मेनी केसेस ऑफ फ्रॉड्स। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि कोई तरीका नहीं है क्या सर इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने का। देखो कुछ तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कई बार ना, जैसे आप लोग भी अपना फ़ोन देखते हो, तो कई बार आपके ट्रू कॉलर पे जब आप कोई फ़ोन करता है ना, उसमें लिखा आ जाता है कि यार ये बंदा स्पैम है ना, आपने देखा होगा। तो फिर आप उसका फ़ोन ही नहीं उठाते हो, या फिर आपको कोई बताना चाहता है कोई चीज़, या आपको कोई स्कीम का लालच देना चाहता है कि कोई बोलेगा कि आपका 2 दिन में पैसा डबल कर देंगे, है ना, इस तरह के फ़ोन वगैरह आपको आते होंगे। तो आपको समझ नहीं आता कि यार इसको दें पैसा या ना दें। कई कई लोग फंस भी जाते हैं, जो भोले लोग होते हैं, राइट। पर अगर आपको ट्रू कॉलर पे दिख जाता है ना यार ये बंदा स्पैम है, तो कहीं ना कहीं आप भी ना, पता है आपको कि आपको इस बंदे को पैसा नहीं देना, कोई सेंस ही नहीं है इस बंदे को करने की, है ना। तो ऐसे ही जब आप लेट से यूपीआई वगैरह के थ्रू, जैसे मान लो आपके फोन में गूगल पे है, फोन पे है, आप जब पेमेंट करने जाते हो, तो कई बार लेट से किसी ने आपको बोला कि यार इस नंबर पे आप पैसा शेयर कर दो। अब जब आप पैसा शेयर करने जाते हो, लेट से अगर उसके ऊपर लिखा आ जाए कि ये एक स्पैम बंदा है, ये बंदा गड़बड़ है, आप इसको पेमेंट मत करो, उसने खुद अपने आप में वार्निंग दे दी, और इनफैक्ट देता भी है, आजकल कुछ एरियाज में आ भी गए हैं। तो उससे पता क्या होगा, आप चौकन्ने हो जाओगे कि यार इस बंदे को हमने पैसा नहीं देना। गेटिंग द पॉइंट। तो एक्चुअल में ना हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसी तरह फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यहाँ पे बनाया है मई 2025 के अंदर। उसमें पता क्या होगा, मोबाइल नंबर को ये अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं कि मीडियम रिस्क, हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क। इसका मतलब यही है कि भाई जो ये बंदा है ना जिसने आपको ये फोन किया है, या फिर जिसका आप बोल रहा है कि हमें पैसा ट्रांसफर कर दो, वो जो मोबाइल नंबर है ना, वो रिस्क करने का कितना पॉसिबिलिटी है या फ्रॉड करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। अब पॉइंट ये आएगा कि पता कैसे लगेगा कि मोबाइल नंबर सेम है या सही है या गलत है। देखो कई बार स्टूडेंट्स को भी मैसेज आते हैं कि यार हमारा कोर्स खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस नंबर पे पैसा भेज दो। कुछ लोग फ्रॉड वगैरह करने लगे हुए हैं आजकल। कुछ लोग टेलीग्राम के ऊपर बोल देते हैं कि हाँ हमें इस नंबर पे पैसे भेज दो, हम आपको ये लेक्चर दे देंगे, वो लेक्चर दे देंगे। बाद में थोड़े दिन बाद वो बंदा ही गायब हो जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ना, तो उससे ये फ्रॉड वगैरह रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा आता है, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, डीओटी का ही, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ही चक्षु प्लेटफॉर्म है, जहां पर अपनी कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेटा वगैरह आएगा, उससे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मोबाइल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, बैंक्स हो गया, एनबीएफसी, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर हो गया। बाकी एक डीओटी के द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है, मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट। तो इन सबसे डेटा आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये सारा जो डेटा आया वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करते हुए फिर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना है, अलर्ट इशू करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जा सकती हैं। इससे फ्रॉड प्रिवेंशन होगा, प्लस एट द सेम टाइम सेक्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। टेलीकॉम और बैंकिंग का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक तो है कि मोबाइल नंबर, दूसरा है उससे पेमेंट वगैरह, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मदद करेंगे, एंड डिजिटल ट्रस्ट भी लोगों का यहाँ पे बढ़ पाएगा। तो इससे यही सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी आरबीआई ने ना एडवाइजरी इशू करी है सारे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को
कि भाई आप ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है ना, अपने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करो, ताकि ये लोगों के साथ जो इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, हम इसको यहाँ पे रोक पाएँ। ये आरबीआई का यहाँ पे पर्पस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो सी फ्लड के रिगार्डिंग है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जी के द्वारा यहाँ पे सी फ्लड को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। अब सी फ्लड का मतलब क्या है? देखो कई बार ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी के लिए ना यहाँ 3 नदियाँ कवर हैं, महानदी, गोदावरी एंड तापी रिवर बेसिन। अब लेट्स से हमें पता लग गया कि यार महानदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा आ चुका है, पर क्या वो एक गाँव में फ्लड कॉज कर सकता है या नहीं कॉज कर सकता, हमें नहीं पता। पर ये जो सी फ्लड है ना, ये इसी में हमारी मदद करेगा। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हमारे पास बन चुका है, जो 2 दिन पहले ही हमें फोरकास्ट बता देगा कि 2 दिनों में कितनी पॉसिबिलिटी है उस गांव के अंदर पानी भर जाने की। अगर हमें ये सारी चीजें पहले से पता लग जाती हैं, फ्लड इनंडेशन मैप्स बन जाते हैं, वाटर लेवल के प्रोडिक्शन ये कर देगा, ठीक है, तो उससे कहना कि हमें अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो उससे डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हेल्प हो पाएगी कि कौन से ऐसे गांव हैं जिनको इवैक्यूएट करना है, वहां से किसी दूसरे का शिफ्ट करना है। तो कई गांव वगैरह यहाँ पे हम इस तरह से बचा सकते हैं वहां को लोगों को। तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ यहाँ पे ये 2D मॉडलिंग भी यहाँ पे कर देगा, फ्लड सिनेरियोज हमारे पास दिख जाएंगे, फॉरकास्ट हमें मिल जाएगा, एंड कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है इनटू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स पोर्टल। ठीक है, तो इसको किसने बनाया है? सीडैक पुणे ने, साथ ही साथ आपका सेंट्रल वाटर कमीशन एंड आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि नेशनल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्योंकि इसमें जो सारा का सारा डेटा है वो इसी के माध्यम से यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आपका सी फ्लड। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो आप इनको अपनी मेंस के आंसर्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, सोचिएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही होना चाहिए एंड कौन सा गलत होना चाहिए। कल के लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ईपीएफओ के बारे में। दोस्तों ईपीएफओ अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका रीजन यही है कि इसके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 यहाँ पे पास हुआ था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। आईएनएस इस्तेमाल की बात करें तो ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये आखिरी फॉरेन बिल्ट वॉरशिप देखने को मिल जाएगी इंडियन नेवी की। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये सेकेंडरी नहीं, बल्कि आपको ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकेंडरी तो वो होते हैं जो किसी और से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन। तो सर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ईएलआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है कि इसके 2 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक है एम्प्लॉयज के लिए और एक है एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।